चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं नया चैप्टर आपका 9th क्लास फिजिक्स, मोशन। सॉरी, मोशन तो हम लोग का हो गया था, फोर्स, यानी लेक्चर नंबर 1। क्या पढ़ना है हमें इसमें? तो इसमें हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। ठीक, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है हम लोगों का, वो हम लोगों का होता है कि इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, आप लोगों ने वैसे पढ़ा भी होगा। देखो, इनर्शिया क्या होता है ये समझते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि इनर्शिया क्या है, ये क्या है और क्या हमें ये बताता है। देखिए, इनर्शिया जो है ये हमें ये बताता है कि सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बॉडी पर एक धक्का लगाया, यानी एक फोर्स लगाई। ठीक है, तो वो मूव कर सकता है और मूव नहीं भी कर सकता। अभी हम ये मान लें कि वो मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया कि उतना ही फोर्स एक उससे ज़्यादा भारी बॉडी पर, यानी हैवी मास पर अप्लाई किया, तो वो मूव नहीं करेगा, ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि इनर्शिया जो होता है वो कभी ये नहीं चाहता। ठीक है, इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी ये नहीं चाहती है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन बदल दिए। ठीक है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, तो क्या है इनर्शिया? देखो, इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट is the property of a body due to which it not change its state of rest or state of motion on a straight line। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्लियर? दूसरी बात, अब देखो, जितनी भारी बॉडी होगी उतना ही क्या होगा? इनर्शिया हाई होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक फुटबॉल है, हाँ, वो 10 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रही है, उसमें कुछ फोर्स लगाई गई होगी। ठीक है, अब सोचो अगर ट्रेन को उतना ही मोशन आप दे दें तो क्या होगा? तो उसको रोकना थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। उसको रोकना मुश्किल है, तो हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया मेजर्ड द मास। इनर्शिया मेजर्ड द मास मतलब इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना, तो ये तो आपका लीनियर मोशन में होता है। एक और मोशन होता है आपका रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो उसमें हम लोग इनर्शिया डिफाइन नहीं करते, उसमें हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो भी वैसा ही काम करती है जैसा आपके मास जो है वो लीनियर मोशन में काम करता है। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब यही। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेगा तुमसे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्ले सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। अब देखो, इसमें कुछ नहीं, तुमसे ये पूछ सकता है, ये तो शायद ना पूछे तुमसे, लेकिन ये पूछेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे थोड़ा सा याद रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आपको आ चुकी है इस तरह की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा आप लोग
याद रखेंगे। तो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या करती है, इट मेजर दी मास, ठीक है, मास मेजर करती है ये चीज। ये समझ में आ गया तुम्हें? ओके, अब आगे बढ़े इसमें। ठीक है, अब देखो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया की हम बात करें अगर, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया अगर हम बोल रहे हैं तो कैसे करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास, देखो एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, लीक कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो उसको हम लोग देख लेते हैं अभी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। ठीक, तो देखो एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ, क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये एक होता है। तो क्या है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट पर रहती है तो कौन सा इनर्शिया कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं, लीव्स फॉल फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ट्री when it is shake well, यानी अगर हम एक ब्रांच को पकड़े से मूव कर दें तो उससे जो लीव्स फॉल करती हैं ड्यू टू द रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है। एक और देखते हैं, देखो डस्ट पार्टिकल come out from carpet when it is beaten by what, stick, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस। और देखो और क्या होता है, बैकवर्ड जर्क, ठीक है, अगर गाड़ी सडनली स्टार्ट करें, बैकवर्ड जर्क व्हेन कार स्टार्ट सडनली, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए इसके। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जो करना है इसमें, दूसरा हमारा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप देखते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखो इनर्शिया ऑफ मोशन, तो अगर हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो देखो क्या होगा इनर्शिया ऑफ मोशन पे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी किस में रहती है, मोशन में, तो उसके पास जो इनर्शिया होगा वो कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो पहला फॉरवर्ड जर्क व्हेन कार स्टॉप सडनली, ठीक। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, इनर्शिया ऑफ क्या है हमारे पास, मोशन। तो अब क्या होगा बताओ, किसकी वजह से, अब क्या होगा। तो अगर हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, व्हेन ए पर्सन जंप फ्रॉम रनिंग ट्रेन fall forward,
फॉल फॉरवर्ड। तो इसमें भी कौन सा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और देखिए एक और इनर्शिया होता है, उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास, ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया। एक और होता है, थर्ड टाइप में यहां लिख रहा हूं, डायरेक्शनल इनर्शिया। ठीक ठीक है, तो इसमें देखो एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्शनली होते हैं ये। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन ए नाइफ is sharp by grinder spark is tangentially produces। ठीक है, तो क्या होता है वो इनर्शिया। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वो स्टोन है, ग्रिंडर स्टोन, और जब हम इस पे शार्प मतलब चाकू को जब हम शार्प करेंगे, मान लीजिए इस तरह से हमने चाकू इस पे रखा, तो आप देखते हैं यहां पे स्पार्क आने लगते हैं, ऐसे आते हैं कि नहीं। तो दिस इज डायरेक्शनली, उसको बोलते हैं टेंजेंशियली हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंजेंशियली हो रहा है। चलिए ठीक है, अगर ये टेंजेंशियली हो रहा है तो ये बात समझ में आ गई। एक और देख लीजिए, साइकिल के टायर हो या व्हीकल के, साइकिल टायर मूव इन वाटर, देन वाटर टेंजेंशियली मूव। तो ये भी क्या है हमारा, डायरेक्शनल इनर्शिया है। दूसरा, जर्क अकर ड्यू टू शार्प टर्न। जब किसी कार वगैरह में हम बैठे होते हैं और शार्प टर्न लेती है, अगर मान लीजिए ये कार इस तरह का शार्प टर्न पे आ रही है, यहां पे एक हमारे पास शार्प टर्न है ये, और ऐसे जा रही है, तो इसमें जो हमें जर्क मिलेगा दैट इज योर डायरेक्शनल इनर्शिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। तो इस तरह के हमारे पास 3 तरह के इनर्शिया मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये रब कर लेते हैं। देखो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, इसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते ही हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में इन स्ट्रेट लाइन तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। वेन एवर एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करें तब। तो देखते हैं क्या होगा फिर। ठीक है, देखिए तो क्या कहता है ये लॉ, पहले लिख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए बॉडी is at rest remain at rest or in uniform motion remain in motion।
या कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, आपकी बुकों में ज्यादातर यही लिखा रहता है, कंटिन्यू इन मोशन, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, इसको रहने देते हैं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं लग रहा। क्या है? और इन स्टेट ऑफ मोशन, और इन स्टेट ऑफ मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन is continue in motion until external force is not applied। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्या है। तो इट गिव द कंसेप्ट अबाउट द इनर्शिया। तो इनर्शिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्या देता है? इट गिव कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि इनर्शिया क्या करता है। तो इनर्शिया यही तो कर रहा था, इनर्शिया एक्सप्लेन करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन इनर्शिया को बताने वाला इंसान कौन था सबसे पहले? गैलीलियो, इसलिए इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ गैलीलियो हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, क्या कह रहे हैं? अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अब यहां पे एक वर्ड यूज कर गया वो फोर्स, तो यहां पे अभी हमें फोर्स की नॉलेज तो है भी नहीं, और ये फोर्स की बात कर रहा है, समझ रहे नहीं? इसका मतलब जैसे आपसे कोई बोले कि कोई भी पर्टिकुलर डिश आपको बोले कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आपने खाया तो नहीं है, बस एक तुम्हें पता चल गया कि हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो यही कह रहा है कि कोई फोर्स, एक चीज होती है, अगर हम उसको लगा दें तो वो क्या करेगी? वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। तो तुम्हें याद रखना है, तो ये किस तरह की डेफिनेशन ऑफ फोर्स को प्रोवाइड करती है? कैसी करती है बताओ? क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी बता रही है वो, उसकी क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी का मतलब होता है मेजर्ड कर लेना, तो मेजर्ड नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ उसकी खासियत पता चल रही है कि अगर आपने उसको लगा दिया तो वो कुछ कर सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट गिव, ये इंपॉर्टेंट है, इट गिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कोई भी कि न्यूटन का कौन सा लॉ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करता है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स यही होता है हमारे पास। चलिए, ये बात समझ में आ गया होगा? ओके, तो ये आपका थोड़े से पॉइंट्स हैं आपको जो इसमें मेमोराइज कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। चलिए तो इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक नई चीज और आती है हमारे पास, चलो इसको रब कर लेते हैं। एक और नई चीज आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब हमें सेकंड लॉ स्टडी करना है, तो सेकंड लॉ में जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, तो हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें, किसकी बात करें? मोमेंटम। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने मोमेंटम, तो समझते हैं। देखो मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो क्या है मोमेंटम? तो पहली चीज, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, दूसरी बात, इट इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? कंजर्व्ड। ठीक, तीसरी चीज, कैसे इसको निकालेंगे? देखो, अगर ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और ये u से चल रहा है, किससे चल रहा है? u से चल रहा है, और कुछ इसके अंदर हुआ और ये कुछ देर के बाद v से चलने लगा। किससे चलने लगा बोलो? v से। तो वेलोसिटी में चेंज आया। अब देखो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बोलो?
मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं अब, इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ये इनिशियली था तो इसको बोल देता है कभी कभी इनिशियल मोमेंटम, तो आप क्या लिखेंगे m इंटू यू, और इसको क्या बोल देता है फाइनल मोमेंटम, तो हम इसको लिख देंगे m इंटू वी। ये बात समझ में आया? अच्छा, कभी कभी तुमसे बोलेगा चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्या बताओ? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो जब चेंज इन मोमेंटम बोला जाता है फिजिक्स में चेंज को डेल्टा से लिखेगा। डेल्टा का मतलब क्या है यहां पे? चेंज। फिजिक्स मैथ किसी में भी, लेकिन केमिस्ट्री में हीट से लेते हैं इसको, तो ये है। अब इसके आगे जो भी लिख देगा, जैसे पी लिख दिया, उसका मतलब चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हो, तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हम निकाल देंगे। चलिए साहब ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बताओ हम इस कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा पी इजिकल टू हम क्या लिखेंगे? एम वी माइनस एम यू। तो क्या लिखेंगे? एम वी माइनस यू, दिस इज डेल्टा पी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, v एंड u आर टेकन विथ साइन, टेकन विथ साइन, ये साइन के साथ रखे जाते हैं, वो बताएंगे न्यूमेरिकल करते वक्त। ठीक है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसकी अब एसआई यूनिट, तो चलिए इसको लिखते हैं। एसआई यूनिट क्या है तो अब आप खुद भी लिख सकते हैं एसआई यूनिट। चलिए, तो एसआई यूनिट क्या है समझते हैं। देखो तो क्या निकालना है हमें? एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम एंड सच लाइक दैट। अब इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। देखो अगर हम बोलें कि चलो ये बात ठीक है, तो देखो तो P इजिकल टू क्या लिखा है हमने? M इंटू वी। P इजिकल टू क्या लिखा है हमने? M इंटू वी। अब जरा एक चीज समझते हैं। पहली चीज, इफ M इज सेम, यानी ऐसी कुछ बॉडीज हैं जिनका मोमेंटम मास कैसा है? सेम, तो हम ये लिख सकते हैं ना P1 इज इक्वल टू M इंटू V1, और क्या लिख सकते हैं? P2 इज इक्वल टू M इंटू V2। देन व्हाट वी हैव टू राइट? तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M से M कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2। ये समझ में आ रही है बात? ओके, तो क्या होगा कि अगर मास हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो देखो क्या होगा, अगर मास हमारा कांस्टेंट हो गया तो ये हमारा P है और ये हमारा V है, तो यहां पे क्या है देखो, तो मास P अगर M कांस्टेंट हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर। अगर वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको? M इज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बोलो? तो इसमें बोलते हैं कि हमारा मास क्या है? कांस्टेंट। ठीक, तब ये ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर है बात? अब अगर आपको तीन या चार स्पीड दे दी तो आप लिखेंगे P1 इज टू P2 इज टू P3 इज टू डैश 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 इज इक्वल टू V1 इज टू V2 इज टू V3 इज टू डैश डैश। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े, देखो और समझते हैं। देखिए अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, अगर हम ये बोल दें कि सेकंड में अगर हम बोल दें कि इफ v इज कांस्टेंट, अगर दो बॉडी या उससे ज्यादा है, अगर वो v कांस्टेंट कर रहा है तो p किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर जाएगा, यानी इसका मास ज्यादा, वो ज्यादा मोमेंटम रखेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये p है और ये m है और ये जीरो, तो हाउ वी कैन राइट दिस? तो इन दिस वे। ठीक है, वैसे मास किसी बॉडी का जीरो होता नहीं, अगर हम मान लें आइडियली जीरो है तो वो यहां से शुरू करेगा। तो यहां पे कंडीशन क्या लगी हुई है? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? वहां पे क्या था? m कांस्टेंट था। अब क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर
P1 अपॉन P2 किसके बराबर होगा? M1 अपॉन M2। ये बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इसी तरह से। P1 is to P2 is to P3 is to डैश डैश इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ? M1 is to M2 is to M3 is to डैश डैश, ये आ जाएगा। तो ये 2-3 न्यूमेरिकल इस तरह से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात? अब देखो जरा और क्या करें हम लोग। अब देखो एक और चीज समझते हैं, थर्ड पार्ट। अगर हम C की बात करें तो हम ये बोल दें कि इफ P कांस्टेंट, यानी मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया, अब क्या होगा? तो अगर तुम्हारा मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये है देखो इसका मतलब ये हो गया, अगर मोमेंटम कांस्टेंट इसका मतलब हो गया m इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। m इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर m और v कांस्टेंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनेट टू 1/m। बोलो जल्दी से। हाँ, ये हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं, देखो ये v हो गया और ये m हो गया। अब देखो मैं 1/m नहीं बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मैं बना रहा हूं p और v और m का। तो कैसा आएगा? अगर मास बहुत हल्का हुआ तो वेलोसिटी में थोड़ा सा वेलोसिटी मिलती, क्या करेगा? बहुत तेज भागेगा। थोड़ा सा मोमेंटम आते तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? यहां पे p इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। सही है ना? और क्या याद रखना है तुम्हें? तो तुम्हें याद रखना है कि m1 इंटू v1 इज इक्वल टू क्या होगा? m2 इंटू v2। इसी को कहते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे हम लोग, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है। तो ये 3-4 ग्राफ है, इनको डायरेक्ट आप लोगों को मिल सकता है, ठीक। तो आप ये याद रख लीजिएगा, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि v1 अपॉन v2 बता दो क्या होगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो तुम याद रखना m2 अपॉन m1 होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, आइए। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं। देखो ए बॉल ऑफ मास m moving with velocity v and strike with a wall come back along same path with velocity v. Calculate change in momentum। ठीक, ऑप्शन है आपके पास mv, बी ऑप्शन है आपके पास 0, सी ऑप्शन है आपके पास 2mv और डी ऑप्शन है आपके पास 1/2 mv। करिए। डन। चलिए इसको रब कर लेते हैं। बताइए उसको, करिए जल्दी। चलिए करें, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर भी आपका आ गया होगा। तो देखते हैं जरा कैसे करना है, समझते हैं। आइए देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है ये हमारा वो पाथ है और ये हमारी वॉल है, क्या है ये हमारी वॉल, ठीक, ये वॉल है हमारे पास। अगर ये वॉल है और ये हम कह रहे हैं बॉल है जो चल रहा है हमारा m मास का,
और v वेलोसिटी से। ठीक, अब देखो जब ये बॉल इससे टकराएगा तो जाहिर सी बात है इसको तो कुछ कर नहीं पाएगा, इट इज वेरी हैवियर। सिंपल सी बात है ना कि अगर हम किसी छत से कूदे जमीन पे तो जमीन थोड़ी नीचे भागती है, क्या होता है हमें जंपिंग मिलेगी, यानी हमें वो रिवॉर्ट करेगा लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट्स मास इज वेरी वेरी हैवियर, दैट इज व्हाई इट्स वेलोसिटी इज नेग्लेक्टेड, यानी उसकी वेलोसिटी लगभग 0 के बराबर होगी। अब क्या करें बताओ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहां पे टकराया होगा, सुनो, जब ये यहां पे ऐसे टकराया होगा तो m मास है और इधर जा रहा है कितना तेज, v से। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है, तो ये क्या है, फाइनल है। क्या है बोलो? फाइनल है। तो बताओ डेल्टा पी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो डेल्टा पी हम निकालते हैं पी एफ माइनस पी आई। तो क्या आ जाएगा? तो देखो आप क्या लिखेंगे, m इंटू वी और माइनस m इंटू वी। तो क्या आंसर कर दोगे? 0। और देखो 0 ऑप्शन में है, तो विच वन इज करेक्ट? बी। अगर आपने ऐसा किया तो दिस इज रॉन्ग और आपको 1 मार्क्स डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी आपको जितनी भी नेगेटिव मार्किंग उसके अकॉर्डिंग चलाएगा, बल्कि तुम्हें 1 मिलना चाहिए था जबकि आप दे दोगे। ठीक है, देने का मतलब आप नेगेटिव करवा लोगे। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। मैंने क्या बोला था? तुम्हें साइन भी लेना है। अब तुम्हें समझना है साइन का क्या मतलब था। देखो ये है वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में साइन को बताना होता है। तो एक तरफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने आप को क्या करेगा, नेगेटिव लेगा। तो मान लो कि हमने इधर पॉजिटिव लिया तो ये क्या ले लेगा अपने आप, नेगेटिव ले लेगा कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो समझ में आया? पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम क्या गलती करते, शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने ये गलती की भी हो। अब बताओ जरा, तो अब इनिशियल फाइनल कितना है बताओ, m इंटू माइनस ऑफ वी माइनस m इंटू वी। तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, आंसर क्या आएगा, -2mv। अब आप बोलेंगे सर माइनस तो है नहीं, तो तुमसे निगेटिव वो डायरेक्शनल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में तो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए तुमसे क्या पूछा गया है, सीधा मैग्नीट्यूड। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो कितना लिखोगे, 2mv। कितना लिखोगे बोलो, 2mv। तो विच वन इज द राइट आंसर इज दिस। अब देखो आपसे, आप में से कुछ बोल रहे होंगे कि सर अगर हम इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव ले लें तो। अब देखो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसको मैं निगेटिव ले लेता हूं और इसको मैं पॉजिटिव लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा समझना। तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, तो ये मेरा पी फाइनल है तो पॉजिटिव हो जाएगा mv माइनस m, और यहां पे क्या लिखूंगा माइनस v, क्योंकि निगेटिव हो गया ना। तो क्या आ जाएगा देखो 2mv फिर आ रहा है। तो वो मैग्नीट्यूड की बात रखता है, वो तुमसे ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन में तो कुछ भी आ सकता है, कोई अगर ये लेगा तो उसका माइनस में आने लगेगा, ये लेगा तो प्लस में आने लगेगा। इसलिए क्या करेगा वो तुमसे हमेशा क्या पूछेगा, तो तुमसे हमेशा वो मैग्नीट्यूड के बारे में ही डिस्कस करेगा। चलो करो जल्दी से इसको, डन ना, चलो बनाओ जल्दी से। चलो एक और सवाल करते हैं इसी का। देखो कैसे घुमाएगा आप सवाल को। तुमसे ये पूछेगा स्ट्राइक द वॉल, कम बैक अलोंग द सेम पाथ विद, चलो रब कर ले, ठीक। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, और वो तुम्हें बताना होगा। देखो क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v एंड स्ट्राइक विद अ वॉल, कम बैक अलोंग सेम पाथ with losses 75% of velocity, 75% of velocity. Calculate change in momentum. Calculate change in momentum. A ऑप्शन है आपके पास mv, B ऑप्शन है आपके पास 5/4 mv, C ऑप्शन है आपके पास 2 mv, और डी ऑप्शन है आपके पास 3/4 mv। करिए, ये एक और सवाल इस तरह से आपको दे सकता है। डेटाबेस देगा तो आप आराम से उड़ा ही देंगे उसको, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब ये वाला बताओ कैसे करेंगे। तो देखो इसमें कुछ तुम्हें करना नहीं है, जो मैंने सिखाया था उसी को अप्लाई करना था। देखो कैसे अप्लाई करेंगे समझो, ठीक है, यही समझ लेते हैं। देखो अगर मेरे पास ये वॉल है, दिस इज वॉल, ये वॉल हो गया, चलिए साहब ठीक है, ये वॉल है, और ये हमारे पास एक बॉल है जिसका मास कितना है m, और इधर भागे जा रहा है v से। अब यहां पे ये क्या हुआ, स्ट्राइक कर गया, ठीक है, ये स्ट्राइक किया, m मास का इधर जा रहा है v डैश से। अब वो कह रहा है
कि 75% टकराने पर उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो बचा कितना होगा 25%, यानी ये कितना बचा होगा 25% ऑफ v। तो आप जानते हैं 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 ऑफ v। बस खत्म, यही करना है तुम्हें। तो अब तुम्हें ये पता है कि आपका चेंज इन मोमेंटम जो इसमें निकालते हैं डेल्टा p, तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका पास इनिशियल और माइनस फाइनल। तो इसको आप पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, तो कितना लिखोगे 1/4 mv, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस में, देखो हमने इसको माइनस माना है, इसको प्लस माना है, तो क्या लिख देंगे mv, है ना। तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5, यानी 5/4 mv। तो विच वन इज राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। खत्म, आया समझ में। तो ये इस तरह का छोटा मोटा सवाल आपको मिल सकता है, सही है। बोलो जल्दी से, चलिए अब आगे बढ़े। चले, ओके। अब हम समझते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ लेते हैं क्या है, ठीक। देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है, डेटा अलग था, कंसेप्ट यही था, बिल्कुल सेम। चलिए देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, देखो ये है, अब बाहर से कोई इसको एक एफ फोर्स दे दे, तो इसका मान लो ये अभी यू से चल रहा था, ठीक है, एम मास का है, तो हमने फोर्स कुछ देर तक लगाया और फिर इसने अपनी रफ्तार v कर ली, और ये एम मास का ही रहा, और मान लो इसने यहां से यहां तक t टाइम लिया, कितना लिया t। अगर हम बोले ये t1 है और ये t2 है, तो ये कहलाएगा डेल्टा t, t2 माइनस t1, इसको हम t मान के चलेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉडी पे अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो F होता है, F क्या होता है, तो वो बोलता है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। यानी क्या कहता है, फोर्स exerted on a body is proportional to the rate of change of momentum, यानी दिस, ठीक है। यानी फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आया, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए साहब ठीक है, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। अब इसको कैसे निकालते हैं समझिएगा। देखिए, तो ये बात समझ में आ गई हमारे पास। अब ये बताओ मुझे, अगर हम इसको देखें तो ये बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो आप ये मान लीजिए कि ये वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव ही है, सही है ना। तो बताओ फाइनल मोमेंटम कितना है हमारे पास, mv, इनिशियल कितना है mu, तो कितना चेंज आ गया mv माइनस u। अब बताओ डेल्टा t कितना है, हाउ मच इज द टाइम इज टेकन, तो t2 माइनस t1, तो t है, ये हमने मान लिया। अब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखोगे बताओ, तो ये हम लिखेंगे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो देयरफॉर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो बताओ कितना आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू m
v माइनस यू अपॉन टी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन। और k की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो कितनी आई है? 1। तो f इजिकल टू कितना आ गया? m इंटू ए। f इजिकल टू क्या आ गया? m इंटू ए। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब ये बताओ, तो ठीक है ये बात हमें समझ में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो अब बताओ हम फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं? हाँ, 10, 50, 100 ये सब निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव quantitative definition of force। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा लॉ ऑफ मोशन आपको क्वांटिटेटिव यानी फोर्स को ये बताता है कि कितना है। तो ये कौन बता रहा है आपको? ये बता रहा है। चलो अब आगे बढ़े, देखिए और ठीक देखो, देखिए तो ये बात समझ में आ रही है और समझते हैं। देखो अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो हम लिखेंगे F इजिकल टू क्या आ गया? M इंटू ए। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो दूसरी चीज, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, एसआई यूनिट इज न्यूटन, एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो तुम्हें याद रखना है 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो 1 न्यूटन होगा। दूसरी चीज, सीजीएस यूनिट इज डाइन, DYNE। अब डाइन तो कैसे लिखेंगे? तो 1 डाइन जो होता है, 1 डाइन वो बराबर होता है 1, समझना पहले बात को, अभी तुम्हें और दिखा दूंगा मैं। 1 डाइन का मतलब होता है 1 डाइन का मतलब है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर 1 न्यूटन मैंने यहां पे लिखा तो मुझे यहां कितना लिखना पड़ेगा? 1 kg, रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ अगर मुझे इसे डाइन में लिखना है तो केजी को किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में। तो बदल दो, तो 1 तो 1 ही रहने दो, इंटू ये कितना लिखेंगे? 10 टू द पावर 3, और किस में बदल गया? ग्राम। अब मीटर को किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे बताओ? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां भी सेकेंड स्क्वायर है और यहां भी सेकेंड स्क्वायर है। अब 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 5 और इंटू 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं ये लिख सकता हूं क्या? चलो इधर लिख दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इंटू क्या लिख सकता हूं? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको तो आप पहचानते हैं ना, क्या है ये? देखो अभी तो तुमने लिखा, कहां है? 1 डाइन होता है ये, तो हम लिख सकते हैं ना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर लोगे, क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको ये सब। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर? चलो अब आगे बढ़े और आइए, ये याद रखिएगा, जो मैं मार्क कर रहा हूं इनको सबको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये सब। अब देखिए और समझते हैं। आई होप ये तो आपने बना ही लिया, इसको लिख लीजिए। तो ये सब याद रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ये सब, एसआई यूनिट वगैरह ये सब। ठीक है, अच्छा अब और समझते हैं। देखो हमारे पास जो होती है फोर्सेस, हाँ तो देखो 3 तरह की, नेचर में 3 तरह की फोर्सेस आपको मिलती हैं, तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, या अब हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो तो एक हमारे पास होती है देखो
एक होती है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, तो देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है इसकी दो तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या याद रखिएगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कैसी होती है बताओ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। दूसरी बात, इट इज शॉर्ट रेंज, इट इज शॉर्ट रेंज, दैट इज एक्टेड ओनली इन न्यूक्लियर साइज, एक्टेड ओनली इन न्यूक्लियर साइज। यानी अगर हम न्यूक्लियर साइज की बात करें तो ये होता है 10 to the power -15 मीटर, इस रेंज में काम करता है, यानी 1 फर्मी लेवल। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक, अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो पहली चीज, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरी चीज, इट इज एक्टेड बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, two electric charges when it is at rest. ठीक है, next, it is attractive as well as repulsive, ठीक है। और दूसरी चीज, इट इज मॉडरेट रेंज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैसी होती है, नॉन कांटेक्ट होती है, वो तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़े हम और समझते हैं। देखो एक होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो पहली चीज, इट इज वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, इट इज वीकेस्ट फोर्स। दूसरी चीज, इट इज एक्टेड significantly between very heavier masses, very heavier masses। सिग्निफिकेंटली का मतलब यह है कि आपको वो महसूस होनी चाहिए कि हाँ फोर्स लग रही है। अब जैसे आप लोग जैसे कहीं बैठे हुए, जैसे चेयर वगैरह आपके आसपास है, तो वो आपको अट्रैक्ट होते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है आप लोगों के लिए वो अभी। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। सिग्निफिकेंटली का मतलब ये आप मेजरेबल होने चाहिए, उसको महसूस करो, देखो कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, जैसे आप एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दो तो वो नीचे भागने लगती है, तो दूसरा मास हैवियर है उसके अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दो गुआवा अगर मैं टेबल पे रख दूं तो खींच नहीं रहे एक दूसरे को। आर यू एग्री? खींच नहीं रहे, खींच रहे हैं वो, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। बताएंगे क्यों नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम। देखो अब वेरी हैवियर मासेस हो गया। दूसरी चीज ये याद रखना है, इसका सोर्स कौन है? मास। अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वरना नहीं है। दूसरी बात, इट इज
अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है? इट इज लॉन्ग रेंज, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसी होती है बताओ? लॉन्ग रेंज होती है, बहुत दूर तक काम करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें हाँ एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? इसका ऑर्डर। तो सबसे मजबूत फोर्स कौन सी है आपकी? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स। फिर कौन है आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फिर कौन है आपके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। ये बनाइए इसको। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। चलिए अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये फोर्सेस हैं तो ठीक है, अगर हमारे पास ये फोर्सेस हैं तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये तो हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने देख, ये तो है। अब एक और क्लासिफिकेशन पे इसको चेक करेंगे। देखिए कैसे। तो देखिए फोर्सेस जो होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो देखिए एक होती है हमारे पास इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। देखिए इंटरनल फोर्स वो होती है जो आपस में एटम एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, तो जो मोशन वगैरह बॉडी के अंदर होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से नहीं होता। तो आप क्या याद रखेंगे कि एफ, या ऐसे लिखी ना, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स is not responsible for change in state of motion। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कभी स्टेट ऑफ मोशन को बदल नहीं सकती। कैसे? अगर मैं तुम्हें एक कार रेस्ट पर है और मैं आपसे बोलूं उसके अंदर बैठ जाओ, ठीक है, आप बैठ गए। अब अंदर बैठ के आप उसकी चेयर को, किसी चीज को खूब धक्का मारो, कुछ नहीं होने वाला, वो खड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स कभी भी इस तरह की चीज को मतलब रेस्पॉन्स नहीं करेगी कि वो आपकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर ले। पक्की बात? तो ये बात समझ में आया? ठीक। अब देखो दूसरा हमारे पास होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, इसको समझते हैं क्या होती है बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए अगर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं तो समझते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए अगर मैंने मान लीजिए आपकी एक बॉडी है मेरे पास, यार ये मार्कर बहुत, देखिए अगर ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये एक बॉडी है और मैंने इस पे बहुत सारी फोर्सेस लगा दी। देखो इधर से लगा दिया एक मैंने F1 फोर्स, इधर से लगा दिया मैंने एक F2 फोर्स, एक मैंने इधर से लगा दिया F3 फोर्स, और एक मैंने इधर से लगा दिया F4 फोर्स। ये बहुत सारी फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दी, और भी बहुत सारी लग सकती हैं इसके ऊपर, ये मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, समझना। देखिएगा, तो अगर ऐसे लग रहा है और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस पे एफ नेट निकालो, अब आप एफ नेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इत्तफाक से अगर ये जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो, बताऊंगा इसमें साइन लेने पड़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं हमारे पास, क्योंकि वरना यहाँ पे हम वेक्टर साइन बनाएंगे, वेक्टर की आपकी इतनी अच्छी नॉलेज होती नहीं है तो आएगी भी नहीं वो, अभी आप मतलब पेपर में नहीं आती है वो,
लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा वेक्टर सी वो कैसे चलता है, ठीक है। तो एफ नेट अगर जीरो आ गया तो आप ये बोलेंगे कि एफ नेट अगर किसी बॉडी पर जीरो आता है तो आप लिखेंगे द फोर्सेस एक्टेड ऑन द बॉडी इज बैलेंस्ड, इज बैलेंस्ड। अच्छा ठीक है साहब, अगर ये बैलेंस्ड है तो आप ये बोलेंगे, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन कांट बी चेंज्ड। तो आप बैलेंस फोर्स लगाकर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, शेप एंड साइज में चेंज। शेप और साइज बदल सकता है। जैसे एक बॉल है हमारे पास, उसको हम ऐसे पकड़ ले तो वो मूव तो नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या हो रहा है, देखो ऐसे अगर हम दबा दें उसका तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन वो स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल पाएगी। वो पहले भी रेस्ट पे थी और आपने फोर्स लगाया तब भी वो रेस्ट पर ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब हमें पढ़ना है, अच्छा एक और चीज देख सकते हैं, अगर ये मेरे पास एक टेबल है, ऐसे समझो कि अगर ये मेरे पास एक ऐसे टेबल है, ये देखो ये एक टेबल है मेरे पास ऐसे, ठीक है, एक टेबल है और यहां पे एक मैंने बुक इस तरह से रख दी है, ठीक है, ये बुक रखी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये पेजेस हैं इसके, ठीक, ये ऐसे बुक रखी हुई है, ये बुक है हमारे पास। अब जरा सोचना, अगर इसका मैं टॉप व्यू तुम्हें दिखाऊं ऐसे, तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा बुक। तो बुक के ऊपर एक नीचे फोर्स लग रही होगी, कौन, mg, यानी वेट लग रहा है। अब ये नीचे तो जा नहीं रही, इसका मतलब इसको अपोज कर रहा होगा कोई फोर्स, इसको हम बोलते हैं n, नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो गई इसमें, तो एफ नेट जो है वो क्या हो गई है, जीरो। तो इसीलिए तुम्हारी बॉडी क्या करती है, मूव नहीं करती। ये और ये फोर्स आपस में क्या होती है, बराबर, n इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, पढ़ेंगे हम इसे आगे, अभी नहीं। तो इसमें भी क्या है, बैलेंस फोर्स काम कर रही है। तो बैलेंस फोर्स ये चीज नहीं कर पाएगी। अब बात आती है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, तो जो फोर्स आप बोलते हैं कि फोर्स निकालिए, फोर्स निकालिए, वो एक्चुअल में कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखते हैं जरा, तो अगर हम मतलब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, जनरली इसी को हम फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स को ही क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। तो अगर मैं मान लीजिए इस तरह से एक बॉडी है मेरे पास, इस पे मैंने बहुत सारी फोर्सेस लगा दी। एक फोर्स ये लगा दी F1, एक फोर्स ये लगा दी F2, एक फोर्स ये लगा दी F3 और एक फोर्स ये लगा दी F4। और मैंने फिर चेक किया, F नेट मैंने निकाला कैसे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो मुझे क्या मिला, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो नहीं आया। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी पर F नेट जीरो नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या कर सकता है, इट कैन डू, क्या क्या कर सकता है, ठीक है, इट कैन डू। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इट कैन डू, क्या क्या कर सकता है। देखो पहली चीज, यानी जो भी तुम्हें फोर्स करती हुई दिखाई देती है वो यही करती है। जैसे स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना, डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, वो सब इसी का काम होता है। ठीक है, वो आपका कौन करता है, वो आपका करता है ये, ठीक है। तो वो हमारा जो ये है हमारे पास क्या कहते हैं इसको, अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो यही काम करती है। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज चेंज
दी डायरेक्शन, यानी क्या कर सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है। ठीक, दूसरा शेप एंड साइज, ये चेंज कर देगी, शेप एंड साइज चेंज। और क्या कर सकती है, तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। तीसरा नेक्स्ट, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ा सकती है और किसी भी बॉडी की स्पीड को कम कर सकती है। ठीक, ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़े। देखो चलिए तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये समझ में आ गया, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या क्या कर सकती हैं, चेंज द डायरेक्शन, शेप एंड साइज, स्टेट ऑफ मोशन, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे तुमसे कहा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक, तो देखिए एज शोन इन फिगर, तो क्या है हमारे पास, देखो अगर हमारे पास ये है, ये मान लीजिए 10 kg का है, इधर से मैंने फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, और इधर से मैंने फोर्स लगाया है मान लीजिए 20 न्यूटन का। आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ। ऑप्शन है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपके पास 40 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बोल रहा था तुम्हें। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा समझते हैं। तो ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको। ठीक है, अब देखो अगर हम आपसे ये बोलें कि ठीक है ये हमारे पास सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं है। ठीक, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मैंने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, और ये एक मैंने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और ये हमारे पास 10 kg। यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कितना ले रखा है उसने, 0। तो ठीक है, हम भी नहीं मान रहे कोई फ्रिक्शन है अभी। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या करना होता है, देखो हैवियर फोर्स किधर है, इधर, और इधर फोर्स क्या है, कम है। तो इसका मतलब बॉडी मूव करेगा कि नहीं, तो हम ये करते हैं कि हम एक तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरी तरफ निगेटिव। तो अब इस पे पहले एफ नेट निकाला जाएगा, समझना है पहले बात को, एफ नेट। तो देखो 100 प्लस में रखेंगे, फिर प्लस, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि डायरेक्शनल है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो कितना आ गया, 80 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, तो इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है 10 kg का, जिसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया है 80 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है ये इधर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जाएगा। अगर जाएगा तो अब बताओ ये कितना होगा, तो अब हम लिख देंगे कि 80 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। तो कितना आंसर आ गया, 8 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो ये चीज है। एक और क्वेश्चन करते हैं। Which physical quantity measured how much body is slow or fast?
इज ए ऑप्शन है आपके पास, इज ए ऑप्शन है आपके पास फोर्स, बी ऑप्शन है आपके पास एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है पावर, डी ऑप्शन है हमारे पास मोमेंटम। ठीक, पावर नहीं, इसको इनर्शिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? इनर्शिया, इनर्शिया। तो हमें ये बताना है कौन सी क्वांटिटी है जो ये बताती है कोई बॉडी कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो देखो समझते हैं इसको। ठीक है, आई होप यू हैव टू डू दिस। बना लिया ये आप लोगों ने? चलिए रब कर लें। ओके, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है वो, देखते हैं। देखिए अगर ये है हमारे पास तो हम इसको देखना चाहेंगे क्या है। देखो अगर हम बात करें तो इसका आंसर एक्चुअल में मोमेंटम है। मोमेंटम ये बताता है कोई बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट है। कैसे समझना, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ठीक है मोमेंटम मेरे पास क्या होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मेरा मोमेंटम किसी बॉडी पर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। मोमेंटम मैंने कांस्टेंट कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि m इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि v इज प्रोपोर्शनेट टू 1/m। बिल्कुल सही। तो अब ये बताओ अगर मैं बोलूं कि किसी का मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक, तो अगर ये मोमेंटम मैं किसी हैवियर बॉडी में दे दूं तो वो क्या करेगा? स्लो चलने लगेगा। और यही मोमेंटम मैं किसी लाइट बॉडी को दे दूं तो क्या चलेगा? फास्ट चलेगा। तो अगर ये कंपैरिजन हम तब करते हैं जब एक ही तरह एक ही अमाउंट ऑफ मोमेंटम जब हम दो डिफरेंट बॉडी को देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी बॉडी स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या बता रहा है कि लाइट बॉडी मूव फास्ट, लाइट बॉडी मूव फास्ट, और हैवियर बॉडी मूव स्लो। ये आपको ध्यान रखना। विच वन इज द आंसर इज देयर? तो आप ध्यान रखेंगे मोमेंटम इज द राइट आंसर। तो यानी जो हमारा मोमेंटम होता है वही क्या बताता है कि कौन सी बॉडी कितना तेज चलेगी। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई ये बोले कि ये बताओ कि दो गाड़ियां हैं हमारे पास, एक मान लो कार है या बाइक मान लेते हैं, एक बाइक है हमारे पास 100 kg का, ठीक है, या 200 kg का मान लेते हैं, एक बाइक है हमारे पास, चलो 1.5, ठीक है, इतना है हमारे पास, 150 kg का एक बाइक है, ठीक। और हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास कार है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई ये बोले कि दोनों ही जो हैं वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं, कार भी और बाइक भी, और किसी इंसान को एक्सीडेंट हो जाए, तो ये बताओ किसमें डेंजर होगा। तो याद रखना डेंजर जो होता है वो आपका मोमेंटम में होता है। तो ये बात ध्यान रखना, जिसका मोमेंटम हैवियर होता है वो हार्ड इंजरी देता है। क्या देगा? हार्ड इंजरी। यानी एक बहुत ही स्लो चलता हुआ है लोडेड ट्रक अगर टकरा जाए किसी से तो वहां पे पर्सन की डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी रफ्तार से चलती हुई कार टकराती है तो मरने के चांसेस कम होंगे। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखना है तुम्हें? मैं यहां नोट करके लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। तो नोट क्या याद रखना है हमें? देखिए हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? हार्ड इंजरी ड्यू टू vehicle accident transfer of momentum, ठीक। एग्जाम्पल, लोडेड ट्रक गिव हार्ट इंजरी as
कंपेयर टू बाइक when both moving with same velocity। ठीक है ना, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? तो ठीक है, फिर आप ये कर लीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम लोगों का वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन में हम अपना क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, बनाइए इसको। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 वो हम लोग करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, उसी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आप ये कॉपी कर लीजिए आप इसको। ठीक है, थैंक यू।